आज भी एक सवाल आता है कि आखिर क्यों थी भतीजी और बुआ में तनातनी। आप लोग दो महिलाओं को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक तरफ आप लोग इंदिरा गांधी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग विजयलक्ष्मी पंडित को देख रहे हैं। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब आप कहेंगे कि बुआ भतीजी की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी विजयलक्ष्मी पंडित की भतीजी थी और विजयलक्ष्मी पंडित इंदिरा गांधी की बुआ थी। तो इनकी क्या कहानी थी, इनके बीच झगड़े की, उसी पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। और इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन दोनों महिलाओं में एक बात और कॉमन है, इन दोनों को प्यार हुआ, लव हुआ और अपने से अलग धर्म के लड़के से हुआ। तो इंदिरा गांधी उनकी बुआ विजयलक्ष्मी पंडित के संबंधों में तभी से तल्खी आ गई थी जब इंदिरा एक छोटी बच्ची थी। कारण था इंदिरा की मां कमला नेहरू और नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी के घर का नाम नान था और वो इंदिरा की मां कमला नेहरू से 1 साल छोटी थी। विजयलक्ष्मी अपने भाई जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से 1916 में उनकी शादी हुई थी वो अपनी भाभी कमला को पसंद नहीं करती थी। और ये देखिए, ये तो इतिहास रहा है और अभी भी आप लोग देखते रहते होंगे, कभी भी भाभी और नदन में बनी नहीं है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। विजयलक्ष्मी ही नहीं बल्कि कमला नेहरू की सास स्वरूप रानी का भी मानना था कि कमला उनके बेटे जवाहर के लायक नहीं है। मशहूर लेखिका कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती हैं, कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था क्योंकि उनका कहना था कि कमला की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब जवाहर को घर से दूर जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ा। इस बीच कमला का स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ने लगा। इस मशहूर जीवनी में कैथरीन फ्रैंक ने परिवार के नजदीक लोगों से बातचीत करके उनके पत्राचार को खंगाल कर निष्कर्ष निकाला कि नेहरू परिवार की महिलाओं स्वरूप रानी, नान और कमला के बीच नेहरू का समय और स्नेह पाने की होड़ लगी रहती थी। बचपन से इंदिरा खुद देख रही थी कि उनके पिता जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी माँ, बहन और पत्नी के बीच के तनावपूर्ण संबंधों की भनक भी नहीं थी। इंदिरा की शकल पर विजयलक्ष्मी की टिप्पणी। विजयलक्ष्मी अपने बड़े भाई जवाहर को बहुत प्यार करती थी। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों साथ साथ घुड़सवारी करते जाते थे, एक दूसरे को कविताएं सुनाते और दावतों में भी साथ साथ जाते थे। पोपोल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं कि अचानक विजयलक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने उनके भाई के बगल में अब तक उनकी रही जगह ले ली। विजयलक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उनकी नजरों में कमला में नेहरू खानदान के घर की करता धरता बनने का ना तो सलीका था और ना ही काबिलियत। उनको ना ही कीमती कपड़ों में कोई दिलचस्पी थी और ना ही जेवरातों में, क्योंकि आप देखिए नेहरू खानदान नेहरू आप देखते हैं बहुत ऊंची हस्ती थे उस समय, आप देखिए रईस कह लीजिए आप लोग। इंदिरा गांधी ने अपनी मां के प्रति अपनी दादी और बुआ के व्यवहार को कभी पसंद नहीं किया। यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि विजयलक्ष्मी ने इंदिरा गांधी को कुरूप और मूर्ख कहकर पुकारा। ये बात एक से अधिक बार कही गई और इंदिरा ने खुद इसे अपने कानों से सुना। इंदिरा गांधी की अंतरंग मित्र पोपुल जयकर उनकी जीवनी में लिखती हैं कि अपनी उम्र से कहीं लंबी दिखने वाली इंदिरा बहुत दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि वो बहुत काली है। उनकी बुआ के कहे शब्दों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। नान पंडित की इस आंकलन के बाद तो वो अचानक बहुत संजीदा मूडी किशोरी बन गई थी। बुआ के शब्द 50 साल बाद भी उनकी यादों में ताजा बने रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि इन शब्दों ने न सिर्फ उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई। वो अतरमुखी बन गई और लोगों से दूर रहने लगी। फिरोज से विवाह के मुद्दे पर बुआ भतीजी में मतभेद। तो आप देखिए, इंदिरा और विजयलक्ष्मी के संबंध में तल्खी तब और बढ़ गई जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने का फैसला किया और नेहरू के बाद जब इंदिरा ने अपनी मंशा अपनी बुआओं को बताई तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि विजयलक्ष्मी पंडित का भी प्रेम एक मुस्लिम के साथ था, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बुआ कृष्णा ने कहा कि उन्हें और इंतजार करना चाहिए, दूसरे लड़कों से भी मिल लेना चाहिए और उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के शख्स से ही शादी करना चाहिए। पर इस पर इंदिरा ने तुनक कर उनसे ही सवाल पूछा, क्यों? आपको शादी करने का फैसला करने में 10 दिन से भी कम समय लगा। फिरोज को तो मैं बरसों से जानती हूँ, तब मैं क्यों इंतजार करूं, दूसरे लड़कों से क्यों मिलूं?
और जब इंदिरा गांधी ने ये बात विजयलक्ष्मी को बताई तो उन्होंने दो टूक शब्दों में इंदिरा से कहा, बेहतर हो तुम फिरोज से शादी के बजाय एक रोमांटिक रिश्ता रखो। और इंदिरा को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे अपने और फिरोज के अपमान के तौर पर लिया और इस प्रसंग के साथ ही इलाहाबाद के आनंद भवन में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी और तनावपूर्ण हो गई। इंदिरा को सरकारी कार्यक्रमों से दूर रखा। आजादी से कुछ पहले विजयलक्ष्मी पंडित को अंतरिम भारतीय सरकार ने सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया और जब वो दिल्ली लौटी तो अपने साथ फर का कोट लेकर आई और इंदिरा गांधी ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की। हालांकि ये कोट विजयलक्ष्मी को सोवियत सरकार की तरफ से उपहार में दिया गया था। इंदिरा ने विजयलक्ष्मी पंडित की बेटियों चंद्रलेखा और नयनतारा की अमेरिकी स्कूल में पढ़ने की भी आलोचना की, खासकर उस समय जब नेहरू परिवार के कई लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेल में थे। सन 1949 में विजयलक्ष्मी पंडित को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया और जब नेहरू अमेरिका गए तो उन्होंने ही विभिन्न समारोह में भाग लेने का नेहरू का कार्यक्रम तय किया। और सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि यहाँ भी बुआ और भतीजे के बीच पुरानी दुश्मनी सामने आई। उन्होंने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के सभी औपचारिक समारोह से इंदिरा गांधी को दूर रखा, जिसका इंदिरा ने बहुत बुरा माना। उन्होंने उन्हें प्रिंसटन भी नहीं जाने दिया, जहां नेहरू ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात की। वहां इंदिरा गांधी के अकेलेपन को देखते हुए महान परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। राजीव गांधी के दाखिले में मदद। ऐसा भी नहीं था कि विजयलक्ष्मी और इंदिरा गांधी के बीच सब कुछ बुरा ही चल रहा था। हाल ही में प्रकाशित विजयलक्ष्मी पंडित की जीवनी में मनु भगवान लिखते हैं कि अपने भाई को लिखे पत्रों में विजयलक्ष्मी हमेशा इंदिरा के बारे में पूछती थी। जब वो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बनी तो उन्होंने इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद की। राजीव गांधी को विजयलक्ष्मी बहुत प्यार करती थी और इंदिरा ने भी राजीव का ध्यान रखने के लिए उन्हें शुक्रिया का पत्र भी लिखा था। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री के कैबिनेट में शामिल होने के लिए ये जरूरी था कि इंदिरा संसद के किसी सदन की सदस्य बने। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा के लिए स्वाभाविक था कि वो उसी संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ती जहां से उनके पिता सांसद थे, लेकिन विजयलक्ष्मी पंडित वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उन्होंने अपनी भतीजी को साफ कह दिया था कि अगर वो चाहें तो वो उनके लिए वो सीट छोड़ सकती हैं, लेकिन इंदिरा उस समय लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का फैसला किया। नेहरू की विरासत का सवाल। तो जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ तो एक क्षण के लिए विजयलक्ष्मी के मन में आया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करें। उनकी बहन कृष्णा अपनी किताब भी नेहरूज में लिखती हैं कि मेरी बहन विजयलक्ष्मी उस समय अमेरिका में एक लेक्चर टूर पर थी। वो अपना दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटी। सोवियत संघ और अमेरिका में भारत का राजदूत और ब्रिटेन में उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद वो भारत की नामी हस्ती बन गई थी। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन कामराज ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। वो विदेश में भले ही मशहूर रही, लेकिन उन्होंने अपना समय भारत से दूर बिताया। कामराज ने इस पद के लिए इंदिरा गांधी को पसंद किया। इंदिरा की काबिलियत पसंद है। तो आप देखिए, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने पर विजयलक्ष्मी पंडित ने उन्हें जिन शब्दों में बधाई दी, इंदिरा गांधी को वो भी पसंद नहीं आए। जरीर मसानी इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि विजयलक्ष्मी ने कहा, इंदिरा में गुण तो हैं, उनको बस अनुभव की जरूरत है। थोड़ा अनुभव लेने के बाद वो एक अच्छी प्रधानमंत्री साबित होंगी और उनकी सेहत कमजोर है, लेकिन साथियों की मदद से वो उस पर काबू पा लेंगी। मनु भगवान लिखते हैं कि विजयलक्ष्मी जब भी इंदिरा गांधी से मिलने जाती तो उन्हें एक कठोर चुप्पी का सामना करना पड़ता। कई कोशिशों के बाद भी उनके और इंदिरा के संबंध बेहतर नहीं हो पाए। इंदिरा गांधी की निकट सहयोगी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिरा जी में लिखती हैं कि मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा के विजयलक्ष्मी के प्रति रवैये में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं पाया। एक या दो बार जब विजयलक्ष्मी पंडित इंदिरा से मिलने आई तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि 10 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाइएगा। ये शायद इसलिए क्योंकि इंदिरा विजयलक्ष्मी से बात करने में सहज नहीं थी। उच्चायुक्त बनने का प्रस्ताव इंदिरा ने ठुकराया। इंदिरा गांधी की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि वो अब एक अवांछित शख्स हैं और इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि विजयलक्ष्मी पंडित को एक बार फिर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेज दिया जाए। मनु भगवान विजयलक्ष्मी पंडित की जीवनी में लिखते हैं कि जब एक मुलाकात के दौरान विजयलक्ष्मी ने इस संभावना के बारे में इंदिरा से पूछा तो उन्होंने बहुत साफ गोई से जवाब दिया कि फूफी, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। और नान ने उनकी साफ गोई की तारीफ करते हुए उनके माथे को चूम कर कहा, चलो तुमने साफ बात तो की। इंदिरा ने
पेश की थी वो ब्रिटेन के बजाय फ्रांस राजदूत बनकर जाएं, क्योंकि वो वहां के राष्ट्रपति को जानती थी, लेकिन नान ने वो पेशकश स्वीकार नहीं की। उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और देहरादून में बसने का फैसला किया। 1977 में चुनाव में इंदिरा के खिलाफ चुनाव प्रचार। तो जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और लोकसभा चुनाव की घोषणा की, तब जग जीवन राम और हेमवंती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसके ठीक 10 दिन बाद इंदिरा की बुआ विजयलक्ष्मी पंडित ने भी राजनीतिक संन्यास से बाहर आकर जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। एक सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा, इंदिरा और आपातकाल ने जनतांत्रिक संस्थाओं को कुचलकर रख दिया। शिकागो टाइम्स ने उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए इंदिरा गांधी को आगाह किया कि वो अपनी बुआ को कम मत आंकें, उनमें इंदिरा गांधी को कड़ी टक्कर देने की क्षमता है। अटल बिहारी वाजपेयी व शाही इमाम के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का तर्ज पर एक अंतर धार्मिक गठबंधन बनाने की कोशिश की। दरअसल विजयलक्ष्मी को उम्मीद कर रही थी कि इंदिरा की हार के बाद वो राजनीति में फिर से वापसी करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि मोरारजी देसाई शायद उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों की तरफ से इस तरह की अटकलें जरूर लगाई गई और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसी हंसी में उड़ाते हुए कहा कि मैं इतनी जल्दी दूसरा अंतिम संस्कार नहीं चाहती। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हुई थी। आनंद भवन में एक रात बिताने की भी अनुमति नहीं दी। बाद में अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में विजयलक्ष्मी ने लिखा कि मैं और इंदिरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक ही तबके से आते थे। मानव अधिकारों और पीड़ितों की आजादी के बारे में हमारे विचार एक जैसा हुआ करते थे, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटकी तो उनका विरोध करना मेरे लिए लाजमी हो गया। और विजयलक्ष्मी पंडित ने लिखा कि चुनाव परिणाम के कई हफ्तों बाद जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उसे गले लगाया और लिपट कर रोई भी। रोना मुझे इस बात पर आया कि अपने शिखर पर पहुंचे जाने के बाद मेरी बच्ची से ऐसी गलती क्यों हुई। इंदिरा के मन में अपनी बुआ के प्रति गुस्से में कभी कोई कमी नहीं आई। साल 1970 में जब इंदिरा गांधी ने अपने पैतृक निवास आनंद भवन को राष्ट्र को देने की घोषणा की तो विजयलक्ष्मी ने इच्छा प्रकट की कि वो ऐसा होने से पहले एक रात आनंद भवन में बितानी चाहती हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। ये गुस्सा इस हद तक था कि जब साल 1974 में उनके छोटे बेटे संजय की शादी हुई तो उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित को आमंत्रित तक नहीं किया। तो यहाँ से साफ लड़ाई इंदिरा गांधी और विजयलक्ष्मी के बीच दिखाई देती है।